हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी क्लासेस के अंदर आपके। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो आज से हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखो मैं आपको एक बात कहूं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग ना दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। एक वो तरीका कि मैं पहले से ही एज्यूम कर लूं कि आपको पहले से पार्टनरशिप पढ़ी है, आपको पहले से पार्टनरशिप आती है, और मैं एडवांस लेवल से चलता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि यार पार्टनरशिप पहले पढ़ी होगी, एडवांस चलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं भूल जाऊं कि कभी आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी और उस बेस लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊं। दोनों में ज्यादा क्लासेस का डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों में 10 घंटे का फर्क रहेगा, बस सिर्फ 10 घंटे का। अगर मैं बेसिक्स से लेकर चलता हूं एडवांस में और एडवांस सीधा पढ़ा देता हूं, सीधा ही मान के चलता हूं पहले से पार्टनरशिप पढ़ी थी, जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला है सीधा एडमिशन से करा रखा है दोस्तों, वो बढ़िया बात नहीं रहेगी। इसलिए और मैं सारी क्लासेस अपनी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की सभी क्लासेस को मैं अपनी पार्टनरशिप की यूट्यूब पर डालने वाला हूं। पूरी क्लास मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप कृपया करके इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल के अंदर, वहां आप जाकर देख सकते हैं पार्टनरशिप का सीएमए इंटर अकाउंट्स पार्टनरशिप करके एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, और वो प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो दीपक क्लासेस सर्च करिए टेलीग्राम में जाकर। और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात समझा दूं, मैं बिल्कुल बेस लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूं पार्टनरशिप। मतलब मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि आपको पार्टनरशिप का पी भी आता है, बिल्कुल मीनिंग भी बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मीनिंग इस तरीके से। देखो दोस्तों, एक लास्ट बार पार्टनरशिप होगी, इसके बाद पार्टनरशिप कभी नहीं होगी आपके उसमें, लास्ट बार पार्टनरशिप होगी। बहुत अच्छे समझ लो, 15 नंबर हमें ला कर देगा। अगर आपका बेस ही ठीक नहीं होगा तो आप एडवांस कैसे करोगे दोस्तों। बेस ही ठीक नहीं होगा एडवांस, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं उसमें 15 नंबर दिला दूंगा अगर मेरी पार्टनरशिप क्लास सारी देख लिया आपने। एक एक क्वेश्चन में आपका सीएमए का स्टडी मैट जो है ना, उसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में स्कैनर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हर एक चीज मैं कवर करूंगा। सारी क्लास, कोई भी पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी लेक्चर का पेड है, पर याले लेक्चर आपको पूरी पार्टनरशिप, कम से कम पार्टनरशिप में एक एक घंटे की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो कम से कम 40 से 50 वीडियो बनेगी पूरी। देखो एक महीने में आराम से कर दोगे पार्टनरशिप, पूरा एक महीना लो आराम से, रोज वीडियो देखो। पहली बार अगर देख रहे हो वीडियो, रोज रात को 9 बजे मैं वीडियो डालने वाला हूं, रोज रात को, रोज 9 बजे अपलोड कर दूंगा। और सभी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि अकाउंटिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो हर अटेम्प्ट, जब भी आपका अटेम्प्ट है, आज देख रहे हो कभी और देख रहे होंगे, आपके लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप हमें 15 नंबर देगा, और हम बेसिक से पार्टनरशिप पढ़ेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि यार मैं 12वीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 12वीं पढ़ा रहा हूं ऐसा लगेगा आपको, पर ये बिल्कुल नहीं मानने की जरूरत, क्योंकि हम जो बेस 12th क्लास में पार्टनरशिप में था वो बेस और कहीं नहीं मिल सकता। जो बेस अकाउंटिंग का 11th क्लास में होता है वो कहीं नहीं हो सकता। इसलिए मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आया तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उस कमेंट को सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, कृपया करके पूरी वीडियो देखना, अच्छे से देखना, बिल्कुल कोई मिस मत करना, स्पीड से देख लो, 1.5 से ज्यादा स्पीड मत बढ़ाइएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं हमारे पार्टनरशिप के अंदर कितने चैप्टर है, तो वो आपको पता है एडमिशन से स्टार्ट करा गया है पार्टनरशिप। बट मैं आपको बताता हूं, मेरा जो चैप्टर नंबर 1 होगा ना, मैं आपको बताता हूं मेरा जो चैप्टर 1 होगा ना, वो फंडामेंटल बेसिक ऑफ पार्टनरशिप होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बहुत से छोटे 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 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आगे बड़े क्वेश्चन के अंदर आएंगे। बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बड़े क्वेश्चन के अंदर आएंगे। कोई भी क्लास अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे आता है, तो मिस मत करिएगा। आपको नहीं आता होगा, समझ लीजिएगा, कुछ ऐसी बात जो होती है वो नहीं आती। 12वीं में हम ढंग से नहीं पढ़ते, उस टाइम हमारा लेवल छोटा होता है। ठीक है, चलो पार्टनरशिप का हमारा चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, जो कि स्टडी मैट में नहीं है। चैप्टर नंबर 2 हमारा जाएगा गुडविल का, ये स्टडी मैट में है, इसको स्टडी मैट में एडमिशन में दे रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चेंज इन पीएसआर, जिसके अंदर हम सीखते हैं पहली बार रिवैल्यूएशन अकाउंट, चेंज इन पीएसआर, जिसके अंदर हम पहली बार रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखते हैं, फिर एडमिशन में आता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 3 चैप्टर जो 12th क्लास में पढ़े थे, इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनर, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ठीक है, ये सभी चीजें, डिसोल्यूशन, ये सभी चीजें है उसके बाद, तो वो तो स्टडी में। ये 3 चैप्टर जो स्टडी मैट में नहीं दिख रखे,
स्टार्ट ही एडमिशन से करा है, स्टडी मटेरियल में कितने स्टार्ट करा है, एडमिशन से स्टार्ट करा है, पर मैंने कहा एडमिशन जब तक नहीं होगा ढंग से, जब तक तीनों चैप्टर नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, इसमें आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये दो ऐसी एंट्री है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा तो किस तरीके से निकालेंगे, रटवाना नहीं है कोई भी चीज, मैं सभी चीजें डिटेल में डीप विथ नॉलेज विथ बेस कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो मैं सारी वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाइए, रोज रात को 9 बजे ये वीडियो आएगी। अगर आप सारी वीडियो आ चुकी है तो आप चैनल में जाकर देखिए, वहां मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, गुडविल एडमिशन से स्टार्ट करा है तो पहले मुझे आपको ये चैप्टर कराने हैं। इसी में जो मेहनत, अगर आपने इस पे जी जान लगा दी, इसके बाद इन 3 चैप्टर, ये ऐसे चैप्टर है, ये ऐसे गोल्डन चैप्टर बोल सकता हूं। इन 3 चैप्टर को मैं क्या बोलूंगा, गोल्डन चैप्टर। ये 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपने संग से समझ लिए, कॉन्सेप्ट अगर ढंग से समझ लिए, तो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब छोटे छोटे हैं, ये ऐसे हो जाएंगे। छोटे इन द सेंस कि ये बहुत इजीली आप समझ पाओगे, बहुत इजीली समझ पाओगे। पर अगर ये 3 चैप्टर आप नहीं समझ पाए तो इजीली नहीं। हर चीज 12वीं का नहीं पढ़ाएंगे आपको, जो चीज हमारे आगे क्वेश्चन में आ सकती है उस पर वर्क करेंगे। ऐसे नहीं कि हर एक चीज जो 12वीं में पढ़ी थी वो क्वेश्चन भी कराना 12वीं के, ये ऐसा नहीं होगा। जो चीज 12वीं में थी, 12th क्लास में पार्टनरशिप में था, और हम फ्यूचर में हमारी जो एडमिशन में, जो हमारे सीएमए के स्टडी मैट में है, अगर वो चीज मैच करेगी तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, भले ही कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इंस्टीट्यूट समझता है कि आप 12वीं क्लास तो पढ़कर आए होंगे तो पार्टनरशिप तो पढ़ी ली होगी, इसलिए यहां पर आपको एडवांस लेवल देता है। पर नहीं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। 1 महीना दीजिए, 1 महीने में पूरी पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा मैं। 1 महीने में पूरी पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा मैं 1 मंथ के अंदर। 1 महीने के अंदर मैक्सिमम पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा, जहां तक पेपर में आता है, ठीक है दोस्तों। चलो, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक कसम खा रहा हूं कि भैया इसके लिए एक पर्टिकुलर छोटी सी कॉपी बना लीजिए, 20-30 रुपए की, अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिए। सारे नोट्स मैं खुद लिखवाऊंगा, सारे नोट्स मैं खुद लिखवाऊंगा, सारे डायग्राम मैं खुद बनवाऊंगा, सारे एग्जाम्पल, बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल मैं खुद करवाऊंगा। आप कृपया करके उसको लिख लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। पार्टनरशिप ऐसे नोट्स बनाकर दूंगा आपको मैं, इसलिए एक सेपरेट कॉपी आप इसके लिए जरूर बनाइए। सेपरेट कॉपी आप जरूर बनाइए। प्रॉब्लम कैसे पूछेंगे, आप प्रॉब्लम सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का, जैसे मेरे पास 4-5 कमेंट आते हैं, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। चलो, सेपरेट कॉपी मेंटेन कर लेना इसकी एक, ठीक है। पूरा बड़ा होने वाला है, 12वीं से भी बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। 12वीं तक रिजोल्यूशन था, उसके बाद तो बहुत कुछ है इसके अंदर अभी और, ठीक है। सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के डालने वाला हूं, स्कैनर लास्ट 5 साल तक सारे कराऊंगा मैं आपको। कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन समय मिलता है तो 5 क्वेश्चन 5 साल के 5 क्वेश्चन ही होंगे, 5 क्वेश्चन कराने हैं। मैं 10 साल करा दूंगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन करा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरी वीडियो देखना, पूरी क्लासेस देखना पार्टनरशिप की, छोड़ना मत बीच में। जब यहाँ पर सीएमए का मिल रहा है कि क्वेश्चन मिल रहा है तो क्यों छोड़ना, कहीं नहीं मिलेगा और यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं, यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो जी, और इतना सब कुछ बोलने के बाद चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगेगी पार्टनरशिप की रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है सर। आओ, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो, जो अभी मैं पहली 2 वीडियो दूंगा ना आपको, वो मैंने ना पहले रिकॉर्डिंग कर रहा थी। मैंने एक टाइम पहले भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करी थी पार्टनरशिप की, पर बीच में किसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो पहली 2 वीडियो ये पहले की रिकॉर्डिंग है जो मैंने स्टार्ट करा थी। इसमें आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझाया, सिर्फ 2 वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कहते किसे है, मीनिंग ऑफ पार्टनर समझाया। कृपया करके देखिए, समझिए, बहुत अलग लेवल का पढ़ाया है, ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद से हमारी क्लासेस चालू हो जाएगी, जो मैं अब नई रिकॉर्डिंग करूंगा। पहली 2 वीडियो मैं आपको समझा रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, मुझे वही चीज दोबारा पढ़ानी पड़ती, पहले पढ़ा रखा था, इसलिए वो वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। स्टार्ट करिए अब से पहली वीडियो, ठीक है, आपके लिए पार्टनरशिप की। देखो, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो एक एक चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट विद नोट्स कराते जाऊंगा। मेरे नोट्स को आप ढंग से उतारना, ठीक है भाई, मेरे नोट्स को प्रिपेयर करना ढंग से। मेरे नोट्स अगर उतार लेना तो 100% चीज आपकी कवर हो जाती है दोस्तों, 100%। चलो, पहले मैंने एक टॉपिक उठाया, सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पहले मैंने क्या टॉपिक उठाया, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बताऊंगा कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं हम, और मैं इसका मतलब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको पहली लाइन में आपको बताऊंगा ना, इतनी खतरनाक बातें मत लिखिए। पहली लाइन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डिफाइन, पार्टनरशिप
डिफाइंड, पार्टनरशिप इज डिफाइंड, डिफाइंड मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां बताई गई है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बाय इंडियन पार्टनरशिप, बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 1932 के सेक्शन 4 में लिखी गई है, सेक्शन 4 में एज फॉलो, और वो क्या लिखी है नीचे बता रहा हूं, एज फॉलो। दोस्तों हर एक पर्सन पहली लाइन को मिस करता है। पहली लाइन कहता है छोड़ना, क्या पार्टनरशिप एक्ट और क्या सेक्शन 4। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक एक्ट बनता कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शंस होते क्या है, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। मैं डेफिनेशन तो बता दूंगा, डेफिनेशन तो हर किसी को समझ में आ जाती है। 11वीं क्लास की बिजनेस में भी पार्टनरशिप था, वहां पे भी डेफिनेशन समझाती थी आपको, पर समझने लायक चीज है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है और सेक्शन क्या होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। चलो, तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ, प्रॉपरली समझाता हूँ कि क्या होता है। मैंने कहा ना मैं बहुत बेसिक से कराने वाला हूँ, बहुत नॉलेजेबल चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, जितनी नॉलेज है ना अंदर भाई सारी निकाल के दे दूंगा आपको मैं, आप गेन कर लो उसमें, ठीक है। देखो क्या डिफाइन करी पार्टनरशिप, ये तो इतनी अच्छी डेफिनेशन है, कभी पेपर में नहीं आती। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन two or more person, two or more person. Partnership is a relation between two or more person who have agreed, who have agreed. Partnership is a relation between two or more person who have agreed to share the profit, who have agreed to share the profit, to share the profit and losses of the business, and losses of the business, to share the profit and losses of the business, carried by, carried by, carried कॉमा लगाएंगे, carried by, carried on by all, ऐसे लिखो, carried on by all, on by all, or any of them acting for all, or any of them acting for all। दोस्तों मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, 2015 से पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, 2015 से। अब सोच लो कितना एक्सपीरियंस है भाई पढ़ाने का। और आप अगर खुद ही आप सालों को मत देखो, समझने का समझाऊंगा ना तब देखना सर कैसा लगेगा आपको। 2015 से टीचिंग कर रहा हूँ भाई मैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये आपको बस डेफिनेशन थी पार्टनरशिप। देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, कोमे में बंद कर देता हूँ। पार्टनरशिप डेफिनेशन मैंने कोमे में बंद कर दी क्योंकि डेफिनेशन। अब सबसे पहले इतनी बात समझाने के लिए आज तो मैं आपको पता नहीं क्या कहाँ का ले जाऊंगा, आप समझना, मेरे पास बने रहना कृपया करके देखते रहना, ध्यान समझते रहना, इग्नोरेंस मत देना, इग्नोरेंस मत देना। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है एक्ट, फिर पढ़ाऊंगा सेक्शंस क्या होते हैं, फिर आपको डेफिनेशन बता दूंगा ओरली। पर अगली क्लास के अंदर जब मैं डेफिनेशन को एक एक पॉइंट को ऐसे डिटेल में कराने वाला हूं ना सर, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। अभी क्या होगा मैं समझाऊंगा आपको, छोड़ो ना। देखो सुनो मेरी एग्जाम्पल, सुनो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्ट, क्योंकि जब तक मैंने आपको एक्ट नहीं समझाया तो सब तक आप समझ पाओगे सेक्शन 4, फिर डेफिनेशन तो बात की बात है। पहले ये तो समझो कि सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 4। अभी एक्ट क्या होता है तो सबसे पहले देखो क्या होता है दोस्तों, हमें ना लॉ की बहुत जरूरत पड़ी, हमें ना कानून की बहुत जरूरत पड़ी, ध्यान सुनते हैं, हमें कानून की बहुत जरूरत पड़ी भाई। अब जब कानून की जरूरत पड़ी ना सर, तो कानून का ना महसूस हुआ। कैसे महसूस हुआ, बहुत टाइम पहले की बात थी, बहुत टाइम पहले की बात थी, जब ना गाड़ियां नहीं चलती थी, गाड़ियां नहीं चलती थी। जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, वो पैदल सफर करता था, मतलब चलकर जाना होता था उसको, क्योंकि गाड़ियां थी नहीं। फिर धीरे धीरे साइकिल आई। साइकिल कौन चलाता है, ह्यूमन बीइंग चलाते हैं। साइकिल का कंट्रोल किसके पास है, ह्यूमन बीइंग का। जब चले जाए जहां ले आ सकते हैं।
बट जब धीरे धीरे चीजें डेवलप होती चली गई, फिर बाइक्स आई, कार्स आई, बसेस आई, बहुत कुछ आ गया, नई नई चीज आ गई दोस्तों। जब ये कार आई, बाइक आई, तो कार और बाइक का जो इंजन होता है, वो इंजन कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। क्या पता कभी ब्रेक फेल हो गई, हम ब्रेक मार रहे, ब्रेक फेल हो गई दोस्तों ना। क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब चीजें पहले कुछ नहीं था, पैदल पहले पैदल पैदल सफर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्या करते थे हम, एक जगह से जो दूसरी जगह जाते थे तो हम ना चलकर सफर करते थे। दूसरी बात, धीरे धीरे साइकिल्स आई, साइकिल आने के बाद धीरे धीरे बाइक्स, कार, मोटर, स्कूटर्स वगैरह सब आए। ये जब आए तो जैसे जैसे इंजन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, इंजन आते गए, इंजन मोड आते गए, इंजन टेक्नोलॉजी आती गई, तब तक क्या होगा, फिर हमारे हाथ में सब कुछ चलाना नहीं होता। देखो बाइक तो हमारे चाल में होता है, मान लो कहीं इंजन खराब हो गया तो बाइक रुक गई, या कहीं बीच में रुक गई, तेजी में चलती एकदम ही रुक गई, समझ में आ रहा है आपको। तो इंजन का भरोसा नहीं है सर। साइकिल में हमारा भरोसा है कि ब्रेक मान लो, अगर नहीं होता उतर कूद जाओ, फेंक दो साइकिल को, तो ये, पर इंजन हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों, समझे आप। तो गौर उस टाइम क्या हुआ, जब ये जब टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई ना, एक्सीडेंट्स भी बहुत होने लगे। क्या होने लगे सर, एक्सीडेंट्स भी बहुत होने लगे। जब एक्सीडेंट बहुत होने लगे ना सर, गवर्नमेंट को जरूरत महसूस, क्या महसूस हुई, जरूरत कि यार क्यों ना एक ट्रैफिक एक्ट बनाया जाए, जो एक ट्रैफिक रूल को फॉलो करे, और ट्रैफिक एक्ट बनाया जाए, ट्रैफिक का एक रिलेटेड एक कानून बनाया जाए। तो गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई, यार ये तो एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग मरते चले आ रहे हैं, ट्रैफिक कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एक यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, तेरी ले ठोक मारा, कह रहा तेरी, तो मैं भी आ रहा हूँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ, रट तेरी, दूसरे ठोक दी, कह रहा मैं कहा मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी ठोक रहा हूँ, समझा। तो समझे आप दोस्तों कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, नई नई गाड़ियां आने लगी, तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ते चले गए, तो गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई, क्या कह रहा हूं मैं, जरूरत महसूस हुई। और जब गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई ना, तब गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना कुछ बनाया जाए लॉ, जिससे लोग इस लॉ को फॉलो करें। लॉ मतलब कानून बनाया जाए, कानून फॉलो करें, जिसे कहा क्या होगा, कानून क्या करे, फॉलो करे। और लोग क्या करा जाए, एक क्या हुआ, फिर जब ये जरूरत महसूस हुई गवर्नमेंट को कि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक बिल बनाया, बिल, एक ना एक बुक बनाई, जिसको हमने बोला रूल बुक। क्या बनाई, रूल बुक बनाई। एक क्या बनाई, रूल बुक। उसके अंदर ना सारी बातें लिख दी कि रेड लाइट पे खड़ा होना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, पहले क्रॉसिंग से पहले रुक जाना है। तो इसमें क्या लिखे, सारे कानून लिख दिया, सारा लॉ लिख दिया, और सारा रूल्स लिख दिए, बहुत सारे पॉइंट्स में, पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 में ऐसे करके रूल्स लिख दिए, और कहा ये रूल्स आपको अब मानने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं मानने पड़ेंगे। पहले क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता है, रूल बुक बनती है। ये रूल बुक कौन बनाता है, ये रूल बुक बनाते हैं बाय द लॉ मेकर, जो कानून बनाने वाले होते हैं, लॉ मेकर बोल रहा हूँ, कानून बनाने वाले होते हैं। जब आप असली में लॉ पढ़ोगे ना कभी, तो वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा कि लॉ असली में बनता कैसे है, लॉ अलग होता है और एक्ट अलग होता है। अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें तो अकाउंटेंसी पढ़नी है ना भाई, तो हमें एक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। पर लॉ मेकर ने रूल बुक बनाई, और रूल बुक बनाई और उसमें लिख दिया सारे रूल्स कि ये आज के बाद मानने पड़ेंगे, पर उस टाइम लागू नहीं होगा। लॉ कब बनता है, पहले रूल बुक बनती है दोस्तों। ये रूल बुक क्या होता है, रूल बुक जाती है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। कहा जाती है, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में जाती है। पार्लियामेंट के हाउसेज में जाती है रूल बुक, ठीक है, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में जाती है। एक मिनट, हाँ, ये रूल बुक कहाँ जाएगी, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में गई दोस्तों, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब भाई बताओ, आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है, जो कि हमें लेना भी नहीं है, हम कॉमर्स स्टूडेंट, हम क्यों भाई इसकी बात सुने। अब थोड़ी नॉलेज तो ले ही लेते हैं, और कहते हैं भाई दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक को बोलते हैं अपर हाउस, एक को बोलते हैं लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं लोकसभा, जो लोअर हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा कहते हैं। एल फॉर लोअर, एल फॉर लोकसभा। और जो अपर हाउस होता है उसको हम कहते हैं राज्यसभा। अब ये आर फॉर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, एल फॉर ही है, राज्यसभा। दोस्तों अब क्या होता है पता, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पहले ना रूल बुक जाएगी इनके पास, रूल बुक जाएगी इनके पास, लोकसभा के पास। एक रूल बुक कहाँ गई, रूल बुक कहाँ गई, लोकसभा के पास गई। यहाँ से ना पास होती है। पास होने का मतलब क्या है, यहाँ पर लोग मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा जो होंगे, ठीक है, जो एमएलए एमपी हो जाते हैं, तो एमएलए जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमपी जो होते हैं राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना। तो एमएलए जो होते हैं वो क्या करते हैं, पास करते, कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये आना चाहिए। अपोजिशन पार्टी और दोनों मिलकर क्या करती है, पास कर देती है।
जैसे ही यहाँ से पास होता है फिर ये ट्रांसफर होती है, रूल बुक कहाँ जाती है, ये रूल बुक जाती है सर लोकसभा में, फिर बड़े उस पे जाती है, लोकसभा पे जाती है। ये रूल बुक कहाँ जाती है, लोकसभा के अंदर जाएगी। रूल बुक जाएगी, जो रूल बुक बनाई थी जिसमें रूल लिखे थे वो लोकसभा पे जाएगी और लोकसभा में जाकर क्या हो जाएगी, लोकसभा में भी पास होगी। अब जब ये लोकसभा में पास होगी तो ये रूल बुक फिर कहाँ जाएगी, ये रूल बुक जाएगी सर फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। रूल बुक कहाँ चली जाएगी, रूल बुक जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और सर जब रूल बुक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी ना, जब रूल बुक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी जब रूल बुक, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें अपने स्टैंप लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, साइन करेंगे, उसको हम कहते हैं स्टैंप पर जब साइन लगाते हैं उसको बोलते हैं एसेंट देना। क्या देना, एसेंट देना। एसेंट देने को क्या बोलते हैं, स्टैंप और साइन लगाते हैं। और जैसे ही रूल बुक में प्रेसिडेंट का एसेंट लगा, एसेंट मतलब स्टैंप और साइन लगते ही ये रूल बुक कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों एक्ट में और बन जाता है लॉ, कानून। क्या बन जाता है, कानून। तो जैसे ही प्रेसिडेंट कन्वर्टेड रूल बुक इनटू एक्ट, जब रूल बुक कैसे कन्वर्ट होगी, पहले रूल लिखे जाएंगे एक बुक के अंदर, फिर वो लोकसभा में पास होगी, फिर राज्यसभा में पास होगी, और जब रूल बुक में प्रेसिडेंट की स्टैंप लग जाती है, असाइन हो जाती है, एसेंट दे देते हैं प्रेसिडेंट, तो वो रूल बुक कन्वर्ट हो जाती है एक्ट में। दोस्तों दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट। इसलिए ऐसे ही बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। ऐसे ही क्या बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। देखो यहाँ पर लिखा था, पहले होता था ये पार्टनरशिप एक्ट। क्या होता था दोस्तों, ये पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, और ये पार्टनरशिप एक्ट ना कहां से लिया गया है, इंग्लैंड लॉ से लिया गया। इंग्लैंड में लॉ था एक, इंग्लैंड में लॉ में पार्टनरशिप एक्ट था, तो वहां से इंडिया वालों ने क्या करा, इंग्लैंड का लॉ में से लिया और इसके आगे लगा दिया इंडियन, और बन गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और थोड़े इसके अंदर जो रूल्स है वो अपने हिसाब से चेंज कर दिए, तो एक्ट बन गया। समझ में आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे बना, ये एक्ट समझ में आया कैसे बना। एक्ट का ए सबसे बड़ा होता है दोस्तों, एक्ट का ए सबसे बड़ा माना जाएगा। अगर छोटा ए है उसका मतलब एक्शन, काम करना। एक्ट का अगर एक होता है ACT, ये बड़ा ए है तो मतलब एक्ट लिखा है, लॉ की बात करें, और ACT लिखा हुआ तो मतलब एक्शन की बात करें, काम के करने को। ठीक है सर, चलो ये बात समझ में आ गई। तो क्या था, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। ये क्या लिखा है पीछे, डेट के तरीके 1932 मतलब 1932 में आया ये, और ये लॉ है जो कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होकर आए हुए हैं, साइन होकर आए हुए हैं। और ये पहले पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था क्योंकि इंग्लैंड का लॉ था, इंग्लैंड के लॉ को हमने कॉपी करा, अपने कुछ प्रोविजन वाले लगा दिया इंग्लैंड, तो सॉरी इंग्लैंड ने इंडिया लगा दिया, तो बन गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तो समझ में आ गया। दोस्तों अब बात करता हूँ सेक्शंस क्या होती है। सेक्शन का मतलब जब रूल बुक में रूल लिखे जाते हैं ना दोस्तों, तो रूल में 1 2 3 नहीं होता, रूल में 1 2 3 नहीं लिखते। जैसे हमने कोई बुक में लिखा, आपने कोई पॉइंट लिख लो तो आप कहोगे 1 2 3, तो ऐसे ही जब एक्ट बन जाता है ना एक्ट में, तो जब एक्ट में पॉइंट वाइज हमें कुछ बातें लिखनी होती है 1 2 3, तो हम बोलते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऐसे नहीं आता, धारा 302 के तहत फांसी की सजा, तो क्या है वो रूल है। 203 में 302 में क्या लिखा है, फांसी की सजा लिखी है, बस उसमें सेक्शन 302 लगा दिया। सेक्शन क्या है दोस्तों, वो 1 2 3 पॉइंट करके सेक्शन वाइज लिखा जाता है, पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता है। ठीक है सर, तो सेक्शन समझ में आया। अब बात सुनना क्या कह रहा है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब इंडियन पार्टनरशिप का जो कानून है, जो बनाया गया था 1932 के अंदर, उसका जो पहला वाला पॉइंट नहीं, दूसरा वाला पॉइंट नहीं, तीसरा वाला नहीं, चौथा वाला पॉइंट में ये बताया है कि पार्टनरशिप कहते किसे है। अब बताओ, लॉजिक क्लियर है नहीं है? ये है नॉलेजेबल सर। मैं कह रहा हूं ना सर, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, रटने से नहीं होता, नॉलेज से होता है। तो समझे, सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट बनाया गया, मैंने बताया कैसे बनता है। 1932 में जब एक्ट बना था वहां पर रूल्स लिखे गए थे, और वो रूल्स सेक्शन में कन्वर्ट हो गए जैसे एक्ट बना। और वो सेक्शन 1 कुछ नहीं, सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 4 में ये बताता है, चौथा रूल जो है सेक्शन 4 भी बताता है कि पार्टनरशिप कहते किसे है। तो सेक्शन 4 हमें क्या बताएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। और उसने क्या बताया मीनिंग, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ा। ये तो क्लियर हो गया ना, बेसिक बातें। मैंने कहा ना सर, बेस आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि एक भी थ्योरी का क्वेश्चन आ गया ना आराम से कर दोगे, आराम से, गारंटेड। दोस्तों एक था भैया राम, एक था राम, और मेरे एग्जाम्पल इतने खतरनाक होंगे, फनी होंगे, खतरनाक होंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट तो होंगे ही, मजा भी आएगा, अकाउंटेंसी पढ़ने में मजा भी आएगा दोस्तों। राम था एक पर्सन, राम के पास ना भाई बहुत पैसा था, बहुत पैसा, अंधा पैसा, बहुत पैसा। राम के पास बहुत पैसा था भाई।
राम के पास क्या था, बहुत पैसा था, बट ने कहा राम को ना एक ये इलिटरेट था, थोड़ा स्पेलिंग में मेरी गड़बड़ हो जाती है, काफी टाइम हो गया, इलिटरेट था। तो राम एक बहुत पैसा था, राम के इलिटरेट था। यहाँ से इसका दोस्त आया श्याम, और श्याम सर कौन था, श्याम एक प्रोफेशनल बंदा था और उसको नॉलेज काफी अच्छी थी, काफी पढ़ा लिखा था, लिटरेट था, ठीक है, पढ़ा लिखा था। मान लेते हैं ये सीए सीएमए या सीएस में से कुछ था। क्या होता है सर सीए सीएम में? तो श्याम लिटरेट पर्सन था, बहुत बड़े। एक दिन शाम राम के घर पे गया और दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में मिले। कह रहा देख भाई मेरे पे ना पैसे नहीं है, इसके पास इनसफिशिएंट फंड था, पैसे नहीं थे, पर इसके पास नॉलेज बहुत थी। इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट फंड था, फंड नहीं था इसके पास, कोई भी फंड इसके पास नहीं था, पर उसको नॉलेज बहुत थी बिजनेस करने की, नॉलेज। नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ना दोस्तों उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी कि बिजनेस करना चाहता, पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे करेगा भाई। ये राम के घर पहुंचा, राम से कहा देखो भाई मिलकर मिल लो, और जब ये मिले आपस में तो राम और श्याम आपस में मिल गए, और राम और श्याम मिलकर क्या बोला इसने, राम और श्याम ने कहा कि देख भाई श्याम, श्याम ने कहा राम से देखो भाई राम मेरे पे नॉलेज बहुत है बिजनेस की, आप हम और आप और मैं मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं दोस्तों, मिलकर क्या खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, मिलकर क्या खोलते हैं सर, एक बिजनेस खोलते हैं। उसमें पैसा आप लगाना, थोड़ा पैसा मैं लगाऊंगा क्योंकि ज्यादा आप लगाना, क्योंकि मेरे पे तो पैसा है नहीं, तो थोड़ा पैसा आप लगाना, थोड़ा पैसा क्या लगाना, आप लगाना। तो इन्होंने क्या करा, एक मिलकर एक बिजनेस खोला, और कुछ पैसा किसने लगाया, कुछ पैसा राम ने लगाया, तो हम इसको बोल दो कैपिटल। राम जो पैसा लगाता है वो क्या होती है, कैपिटल। और कुछ पैसा तो श्याम ने भी लगाया, कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा किसने लगाया, श्याम ने भी लगाया, कि भाई बिजनेस खोला कुछ तो पैसा लगाएगा ही, दोनों ने कुछ कैपिटल लगाई। अब कैपिटल लगाकर इसने एक बिजनेस खोला, बिजनेस में क्या हुआ, अब इनके बीच में क्या बना, एक एग्रीमेंट बना, क्या बना दोस्तों, एक एग्रीमेंट बना। और ये एग्रीमेंट क्या बना इनके बीच का, एग्रीमेंट ये बना कि हम इसमें क्या करेंगे, बिजनेस में क्या बना इनका, एग्रीमेंट बना। और एग्रीमेंट क्या बना सर, एग्रीमेंट ये बना कि बिजनेस के अंदर काम मैं करूंगा, तू पैसा वैसा लगाएगा, तू इधर बाहर की देखे देगा, बाकी काम वाम दोनों ने सेट कर लिया, एग्रीमेंट बना। और एग्रीमेंट ये बना कि देखो भाई जो भी प्रॉफिट होगा या इस बिजनेस से जो भी लॉस होगा, वो इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, ये राम और श्याम हम दोनों इक्वली बांटेंगे। राम और श्याम कैसे बांटेंगे, राम और श्याम इक्वली बांटेंगे। क्यों इक्वली बांटा, सर कह रहा, राम कह रहा भाई मैंने तो पैसा लगाया है, मेरे को तो ज्यादा मिलना चाहिए। श्याम कह रहा भाई मैं काम भी तो मैं भी ज्यादा करूंगा, तो बात तो एक ही है, सारा नॉलेज मेरी है, तू तो इलिटरेट है, सारी नॉलेज मेरी, तू तो अनपढ़ है, तू पैसा लगा मैं काम करता हूँ, दोनों मिलकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो राम और श्याम ये प्रॉफिट कैसे लेंगे, इक्वली लेंगे, इक्वली लेंगे दोस्तों। ऐसा इन्होंने कर दिया। अब कह रहा है कि भाई ये राम दोस्तों, ये राम भी तो बिजनेस चला सकता है। बिजनेस कौन रन कर सकता है, बिजनेस रन बाय राम, बिजनेस रन बाय राम, राम भी चला सकता है, और रन बाय श्याम, श्याम भी चला सकता है। भाई ये ऐसा क्या कहेगा भाई राम ने पैसा लगाया तो राम क्या कहेगा, राम कहेगा भाई मैं बिजनेस चलाऊंगा, ऐसा तो ना होगा, पैसा लगाया था बिजनेस में आके कुछ तो पूछेगा चलाने को, जो भी नॉलेज होगी। अनपढ़ है तो क्या होगा भाई, अनपढ़ होते तो भाई बहुत नॉलेज होती है उनको भी, बिजनेस चलाने की अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं अनपढ़ लोग भी, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, तो ये सब अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम श्याम कर लेगा, और बाकी लेन देन से रिलेटेड भाई राम अच्छा ज्यादा कर देगा। भाई जिसको लेन देन से भाई बहुत तगड़ा रहता है इनका बस। अब भाई दोनों ने मिलकर क्या करा, एक बिजनेस खोला, और बिजनेस खोल के कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो या जो भी लॉस होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे, वो तो हम आपस में बांट लेंगे, और हमारी सहमति के साथ, कंसेंट, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट। हमारी सहमति के साथ ये बिजनेस खोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट के साथ खोला जा रहा है। म्यूचुअल कंसेंट के साथ, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है आपसी सहमति। क्या होता है, आपसी सहमति, लिख लेना सर, जो भी हो लिख, आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट से खोला गया। तो दोस्तों जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को हम नाम देंगे पार्टनरशिप बिजनेस। क्या नाम देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस। इस बिजनेस को क्या नाम देंगे भाई, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं।
पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। कैसा बिजनेस कर रहे हैं? पार्टनरशिप। कैसे पता चला पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस की डेफिनेशन कहाँ लिखी? डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी गई है। और वो कहता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कहता है पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच का? दो या दो से ज्यादा पार्टनर। पार्टनर, आपकी शादी होगी, अकेले शादी कर लोगे या किसी कोई पार्टनर होगा? पार्टनर होगा। तो पार्टनर दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा शादी मत कर लेना भाई। पार्टनर क्या होगा? दो या दो से ज्यादा पर्सन के साथ होती है। ऐसा कोई रिलेशन जो दो या दो से ज्यादा पर्सन के साथ होता है। who have agreed, agreed मतलब सहमति, आपस में मिलकर एग्री हुए हैं और एग्रीमेंट बनाया है एक, टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इतना पढ़ो, पर इतना पढ़ो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन होता है? दो या उससे ज्यादा, क्योंकि एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं खोल सकता। पार्टनर का मतलब ही यही हो गया, दो पर्सन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा पर्सन का, जो कि एग्री हुए हैं म्यूचुअली कंसेंट मतलब आपसी सहमति के साथ एग्री हुए हैं। और एग्री होने का मतलब क्या है? एग्रीमेंट बनाया है टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। मैं आंख बंद कर रहा हूं, आप भी आंख बंद कर ले। कहता है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मेरे साथ बोलना, एक बार मेरे साथ बोलना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कैरीड ऑन बाय ऑल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान समझना। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो एक बंदा सारे पार्टनर के लिए काम कर ले या सारे पार्टनर आपस में एक दूसरे के लिए काम कर ले। कैरीड ऑन बाय ऑल। ऑन बाय ऑल का मतलब हर एक पार्टनर काम करे इस बिजनेस में, और एनी ऑफ देम, उस पार्टनर में से कोई एक या दो काम कर ले उस बिजनेस के लिए, सबके लिए। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? एक पार्टनर, उसमें से मान लो 5 पार्टनर है एक बिजनेस के अंदर, उसमें से 2 पार्टनर सबके लिए काम कर ले या सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर ले, इसलिए बोला कैरीड ऑन बाय ऑल। पहले तो मतलब समझो, कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है? कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब है सारे पार्टनर एक दूसरे के साथ काम कर ले, और या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और एक्टिंग मतलब क्या हुआ? एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर सबके लिए काम कर ले। दोबारा सुनते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 हमें बताता है पार्टनरशिप कहते किसे है। कहता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा पर्सन के लिए, पर्सन का, जो कि एग्री हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। या तो एक बंदा सबके लिए काम कर ले या तो सारे बंदे एक दूसरे के लिए काम कर ले। अब इंग्लिश में बोले इसको, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, who have agreed to share the profit of the business, carried on by all or any of them acting for all। आपको लग रहा है मैं रटवा रहा हूँ? रटवा नहीं रहा सर, रटवा नहीं रहा। मैं एक डेफिनेशन याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको रटना नहीं कहते। रटना तो उसे कहते हैं कि मैंने कुछ समझाया नहीं और सीधा पढ़ने लग गए, यानी मैंने आपको समझा दिया बातें। रटवाना नहीं है सर। इसको तो मैं आपको डेफिनेशन याद कराने की सोच रहा हूँ। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है मेरे दोस्त। तो मैंने कहा वो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर्सन को नाम देंगे पार्टनर। क्या बोलेंगे उसको? आज के बाद पार्टनर कहेंगे। और जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं तो वो पर्सन जो उस पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं वो पार्टनर होते हैं, और जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। चलो भाई देखना सर, पार्टनर किसे कहते हैं? द पर्सन हु आर द पर्सन हु एंटर इनटू द बिजनेस, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। वो पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर होता है, दैट पर्सन इज नोन एज पार्टनरशिप
नोन एज, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे, दैट पर्सन नोन एज। मैंने कहा बताओ फर्म क्या होती है, फर्म, फर्म मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर बिजनेस का वर्ड, जब भी कहीं बात लिखा हो ना फर्म, जब भी कहीं वर्ड लिखा हो ना फर्म इज कॉल्ड, इट मीन पार्टनरशिप बिजनेस। फर्म मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस। फर्म का मतलब क्या है, फर्म मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को हम प्यार से क्या बोलते हैं, फर्म। पार्टनरशिप फर्म भी बोल लो, पार्टनरशिप बिजनेस बोल लो, या फर्म बोल दो। पार्टनर फर्म मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जो करते हैं पार्टनर, उसको हम फर्म बोलते हैं, फर्म बोलते हैं दोस्तों। और एक वर्ड आता है फर्म नेम, फर्म नेम, क्या वर्ड आता है दोस्तों, एक वर्ड आता है फर्म नेम। और फर्म नेम क्या होता है, द नेम अंडर, द नेम वो नेम जिसके नेम, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड, जिस नेम से बिजनेस चल रहा है, विच द बिजनेस इज कैरिड, जिस नेम से बिजनेस चल रहा है इज नोन एज कॉल्ड फर्म नेम। उसको हम क्या नाम देंगे, फर्म नेम बोलेंगे दोस्तों। जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो, मान लो एबीसी लिमिटेड, मान लो हीरो होंडा, ऐसे करके पहले थी ये पार्टनरशिप फर्म थी, हीरो होंडा, अब हीरो अलग होगी, होंडा अलग हो गई, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, है ना, मारुति अलग होगी, सुजुकी अलग होगी, पर कार में भी चल रहा है मारुति सुजुकी, ये बाइक्स में अलग हो गई, बाइक। अब सुजुकी वाली कंपनी क्या कर रही है, सुजुकी बाइक बनाती है, मारुति सुजुकी क्या करती है, मारुति कार बनाती है। तो जो बिजनेस है, जिस नेम से बिजनेस कैरी कर रहा है व्हाट इज फर्म नेम। और पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म कहा गया, पार्टनर जो बंदा इस पार्टनरशिप में आया उसको पार्टनर कहा गया दोस्तों। अब मुझे इसके बाद आपको जो कराना है वो कराना है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। उससे पहले मैं आपको कुछ अंडरलाइन कराऊंगा डेफिनेशन। देखो फीचर्स जो निकलते हैं ना वो डेफिनेशन से ही निकलते हैं, तो अगर आपको फीचर समझ में आते हैं तो सब समझ में आ गया दोस्तों। पहले तो मैं इसको येलो को हटाता हूँ, और जहां जहां मैं अंडरलाइन लगाऊंगा ना वहां वहां आपको भी अंडरलाइन लगानी है, ठीक है। जहां जहां मैं अंडरलाइन लगाऊं वहां कृपया करके आप भी अंडरलाइन लगाइए, ठीक है। सबसे पहले आप अंडरलाइन लगाना टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन अंडरलाइन लगाएंगे सर। अब टू और मोर पर्सन अंडरलाइन लगाएंगे, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, टू और मोर पर्सन में अंडरलाइन लगाई, और फिर लगाना एग्रीड में अंडरलाइन। टू और मोर पर्सन में अंडरलाइन लगाने के बाद क्या लगाओगे, एग्रीड। मैं इसको येलो से कर देता हूँ, पहले लगाओगे टू और मोर पर्सन, ठीक है, इस पर अंडरलाइन लगाना, फिर लगाना एग्रीड में, फिर लगाना एग्रीड में, फिर लगाना शेयर ऑफ द प्रॉफिट, और शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस पे लगाना, फिर लगाना भाई बिजनेस में, फिर लगाना सर बिजनेस में, और लास्ट में लगाना कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कितने हो गए, टू और मोर पर्सन पहला, एग्रीड दूसरा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग तीसरा, और चौथा आपके पास बिजनेस हो गया, और पांचवा आपके पास ये, तो पांच फीचर्स है। मैं बताता हूँ फीचर ऑफ अ बिजनेस, फीचर ऑफ अ फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फीचर्स उसको हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप के एसेंशियल फर्म नहीं सॉरी, पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस है। फर्म तो होगी बिजनेस, पार्टनरशिप हो गया वो पार्टनरशिप जिनके बीच में बनी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फीचर्स, पहले मैंने क्या लिखा था, टू और मोर, तो पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। देखो फ्यूचर कहां से आते हैं, फीचर्स कहां से आते हैं, विशेषता ही कहां से आती है, टू और मोर पर्सन, ये कहां से आएगा भाई, डेफिनेशन से तो आते हैं। दूसरे में क्या लगाया था, अगर देखो जाकर दूसरे में लिखाया था मैंने, देखो वहां पर देखो दूसरे में मैंने लगाया था टू और मोर पर्सन के बाद मैंने किस पे लगाया था, टू और मोर पर्सन के बाद मैंने लगाया था एग्रीड में, तो एग्रीड मतलब एग्रीमेंट। फिर शेयरिंग द प्रॉफिट और लॉस पे लगाया था, शेयरिंग द प्रॉफिट और लॉस पे लगाया था, तो मैंने यहाँ लिखा टू और मोर पर्सन हो गया। दूसरा दूसरा हो गया एग्रीमेंट, क्या हो गया दोस्तों, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा क्या हो गया सर, तीसरा तीसरा हो गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होना चाहिए वो भी पढ़ेंगे। फिर चौथा क्या था, बिजनेस में लगाया था, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब क्या होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी लॉफुल बिजनेस क्या होगा, सबकी एक एक कहानी सुनाऊंगा तभी तो मजा आएगा, सबकी एक एक कहानी सुनाऊंगा तभी मजा आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद लास्ट में क्या था सर, लास्ट में था बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब होता है, या तो सारे बंदे काम कर ले उस बिजनेस में, या एक या दो बंदे सबके लिए काम कर ले। तो बिजनेस कैरिड बाय ऑन, बिजनेस कैन बी कैरिड, कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल
ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आज मुझे ये कराना है, वो भी डिटेल में अगर बात करनी है आज की, तो 2 और मोर पर्सन एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लॉफुल बिजनेस या बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दोस्तों जब मैं ये स्टार्ट कर दूंगा ना, उसके बाद मेरी 1-2 थ्योरी रहेगी, फिर सीधा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्या भाई? चलो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज फीचर्स, और फीचर्स में पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 और मोर पर्सन, जो कि डेफिनेशन से निकला था। किससे निकले थे फीचर्स हमेशा किससे निकले थे? डेफिनेशन से। मैंने दिखाया भी था आपको 2 और मोर पर्सन। देखो अगर आप देख रहे हो तो ढंग से पूरी क्लास मेरे से ही देखना, 2 और मोर पर्सन। अब पहले तो मैं आपको प्रिपेयर करूंगा नोट्स, बढ़िया से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, साथ साथ नोट्स भी लिखेंगे साथ साथ। जैसे क्लास है वैसी चलेगी, जैसे फेस टू फेस क्लास होती है वैसे ही समझना, इसको वैसे भी है, साथ साथ नोट्स और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं। देयर मस्ट बी, 2 और मोर पर्सन का मतलब है कम से कम 2 जने होने ही चाहिए। एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 जने होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने बताया था। तो इसके पहले तो नोट्स बनाते हैं। देयर मस्ट बी at least 2 पर्सन, कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए। एंड all such person must be competent to कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। साथ साथ लिखे भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। और क्या बोला इसने? कहा एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग are not competent, are competent to contract, भाई इसको समझने के लिए आप मेरा एक एग्जांपल सुनिए, देखो ध्यान सुनो। आगे जाकर ना आप पढ़ोगे या आप पढ़ रहे होंगे या कुछ भी कभी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बिल नॉलेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है दोस्तों 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कानून है, जो कानून बात करता है, ये कानून कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कुछ एग्रीमेंट बनाता है और कहता है कि भैया हम दोनों एक एग्रीमेंट बनाते हैं और किसी बिजनेस किसी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे? आपने कहा हाँ मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा या चाहूंगी। उन्होंने कहा ठीक है सर ले लो, मैं 2 लाख की बेच रहा हूँ। मैंने कहा आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए और मैंने आपको कार दे दी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर एग्रीमेंट बन गया हमारे बीच में। एग्रीमेंट कब बनता है? जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। एन एग्रीमेंट कब बनेगा? एग्रीमेंट 2 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट कब बनेगा? जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर देगा और दूसरा एक्सेप्ट कर देगा उस ऑफर को। तो मैंने बोला आप कार खरीदोगे? आपने कहा खरीदूंगा, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी होती है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कानूनी होता है, लीगल होता है। अगर किसी ने भी डिफॉल्ट करा तो आप उसमें केस कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपने मुझे पैसे नहीं दिए पर मैंने आपको कार दे दी, तो मैं आप पे केस कर दूंगा। आपने मुझे पैसे दे दिए पर मैंने आपको कार नहीं दी, तो आप मुझ पे केस कर लोगे। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें केस करने का अधिकार मिले, तो ऐसे एग्रीमेंट को बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैंने किसी से एग्रीमेंट करा और उसमें मेरे को अधिकार मिल गया कि मैं अगर इसने डिफॉल्ट करा तो मैं इस पे केस कर दूंगा।
तो ये क्या हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी इसके सेक्शन है, जितने भी इसमें लॉ लिखा है, कानून लिखे हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाले एक्ट के अंदर लिखे गए हैं। बीकॉम में, सीए में, सीएमए में, सीएस में जब आप फाउंडेशन लेवल दोगे, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचोगे, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल, तो ये आपको कहीं ना कहीं करने को कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली समझा दिया। अब मैं क्या समझाने जाता हूँ, देखो बच्चे, 2 और 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में खोलने के लिए। अब वो जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब वो वैलिड पर्सन होना चाहिए, मतलब एक तरीके से वो एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि हम पर्सन्स बता रहे हैं, ये पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये बोलेंगे नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट एलिजिबल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मैं गिनकर आपको पर्सन बता रहा हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेक्शंस की, लॉ की बात करता है, प्रोविजंस की बात करता है। लॉ, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, लॉ प्रोविजन आपको सुनना आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कानून है उनकी बात, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून की बात करता है। अब तो समझ में आया? चलो, तो मैंने कहा सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा हम बताएंगे कॉम्पिटेंट कौन है, कॉम्पिटेंट कौन नहीं है। इंडियन कोर्ट ने कहा सारे पर्सन कॉम्पिटेंट है, सिर्फ 3 पर्सन को छोड़कर मेरे भाई। और वो 3 पर्सन कौन से हैं, मेरे ध्यान सुनो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे यहाँ पर जगह छोड़कर मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ध्यान से मेरे एग्जांपल अगर आपने नहीं सुने तो भैया दिक्कत हो जाएगी, फिर मत कहना कि नहीं आया तो समझ में। एग्जांपल ध्यान सुनो भाई। एक था ए, ये फादर थे भाई, मिस्टर एक फादर थे, अपने बच्चे का, उस बच्चे का नाम था, मान लेते हैं छोटू। छोटू बड़ा शरारती था। अब मिस्टर ए ने एक दिन क्या करा, इसको ना एक साइकिल दिला दी। क्या दिला दी दोस्त? साइकिल। नई साइकिल दिखाई, न्यू साइकिल। भाई अगर मेरी बातों को ध्यान समझे तभी समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर नहीं चाहता ना डायरेक्ट बताना, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई अच्छी चीज से नहीं, मजा आना चाहिए पढ़ने में ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिस्टर ए फादर थे छोटू के, और छोटू को नई साइकिल दिलाई, और नई साइकिल दिलाई। उस साइकिल का प्राइस था, मान लेते 5,000 की नई साइकिल दिलाई। बड़ा मजेदार, बड़ा खुश हुआ बेचारा। अब छोटू शरारती भी बहुत था। अभी छोटू का बर्थडे आया और छोटू कह रहा कि भाई मुझे तो अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, अब कैसे दूं, पैसे तो है नहीं, पापा से पैसा मांगूंगा तो इतने देंगे नहीं जितना पार्टी होता है, दोस्त बहुत ज्यादा है। अब छोटू ने दिमाग लगाया भाई, छोटू ने गया अपनी साइकिल लेके जा रहा था, और एक अंकल को पकड़ लिया और बोला अंकल 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 अंकल, साइकिल बना दो पहले। साइकिल बनी, पता नहीं क्या बन गया, अब देख लेना भाई। अंकल अंकल, क्या बन गया भाई ये? मान लेते हैं ये साइकिल है, मान लेते हैं। तो अंकल अंकल अंकल, मेरी एक साइकिल है, क्या आप मेरी साइकिल खरीदना चाहोगे? मैंने कल ही खरीदी है और ये साइकिल 5,000 रुपए की है, मैं आपको 2,000 में बेच दूंगा। अब ये अंकल कह रहे हैं यार, अरे वाह, मुझे 2,000 में साइकिल मिल रही है, अरे वाह भाई। इसने कहा इसका भी मेरा एक छोटा बेटा है, उसको मान लें मास्टर छोटू। इसका एक बेटे का नाम है मास्टर छोटू। अब भाई इसका बर्थडे था, इसको पैसे की जरूरत थी, इसने अपने साइकिल का क्या कर लिया, अंकल को ऑफर दिया। अंकल को क्या दिया दोस्तों? अंकल को ऑफर दे दिया। अंकल को कहा अंकल अंकल अंकल, क्या आप मेरी साइकिल खरीदोगे? इसने कहा हाँ मैं खरीद लूंगा। अंकल ने एक्सेप्टेंस भी दे दी। और जैसी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ तो क्या बन गया दोस्तों, अंकल और छोटू के बीच में, एक छोटू और अंकल के बीच में क्या बन गया दोस्तों, छोटू और अंकल के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया दोस्तों? एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया मेरे भाई? एग्रीमेंट बन गया। छोटू और अंकल के बीच में क्या बन गया दोस्तों? एक एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, कि भाई कि वो अंकल उसको क्या देंगे, ऑफर क्या दिया कि मैं साइकिल अपनी कितने की बेच रहा हूँ, 2,000 रुपए की बेच रहा हूँ, कल ही खरीदिए, ये लो बिल। तो देखा, डेट देखी तो कल ही खरीदी थी। अंकल कह रहे यार मेरे बच्चे काम आ रही, 5,000 की साइकिल 2,000 मिले, अभी ले लिया अंकल ने 2,000 रुपए दिए और अंकल साइकिल लेकर चले गए। अब अंकल ने छोटे को 2,000 रुपए दिया, छोटू घर भागता हुआ गया, कह रहा चलो भाई आज पार्टी है, अरे भरकर पैसा है, 2,000 रुपए लिए और इसने बर्थडे की पिज्जा पार्टी कर ली। अब छोटू इतना हरामी, अब ये क्या करा, छोटू पहुंचा सीधा अंकल के पास खाकू के, कह रहा अंकल मजा आ गया, आपको पिज्जा विज्जा खा के आया, तो अपनी 2,000 रुपए मजा आ गया खा के। अरे वाह, इसी अंकल के पास पहुंचा दोबारा, ये अंकल के पास छोटू फिर दोबारा पहुंचा, ठीक है, और कहा अंकल अंकल मेरी साइकिल दे दो वापसी। अंकल कह रहे हैं
क्यों देते हो? तेरे को 2000 रुपए देता है। अंकल मुझे नहीं पता, मेरी साइकिल वापसी दे दो, मुझे नहीं पता, आपने 2000 दिया, मेरी साइकिल है, मैं वापस पापा को बुला के आ जाऊंगा अपने। ये रोता रोता क्या करने लग गया, अंकल मेरी साइकिल मुझे वापसी करो, अंकल मेरी साइकिल मुझे वापसी दे दो, मुझे वापस करो, मुझे नहीं पता। अंकल कह रहे हैं भाई अभी हमारे दोस्त में हमने दोनों में आपस में एग्रीमेंट करा था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने 2000 रुपए में साइकिल दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? कह रहे नहीं भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं तो छोटा बच्चा हूं अंकल, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जानता, मुझे साइकिल दे दो। ये रोता रोता घर भाग गया। उसके पापा आ गए, उसके पापा ने 2 मारे अंकल के, कह रहा बेटा साइकिल निकाल, चल अंकल को साइकिल दे। अब भाई कोर्ट ने केस कर दिया, अंकल जी ने केस कर दिया भाई कोर्ट में जाकर, अंकल ने कोर्ट में केस कर दिया, ध्यान समझे बता रहा हूँ खतरनाक है। अंकल ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया, अंकल ने कोर्ट में केस कर दिया, जज साहब मेरी दुविधा समझो, एक छोटा बच्चा आया हरामी बच्चा, इसने मेरे से साइकिल, इसने मुझे अपनी साइकिल दी और मैंने उसको 2000 रुपए दिए, और अब ये मेरे से साइकिल लेकर चले गया। अब बताओ सर जज साहब मुझे या तो पैसे दिलाओ मेरे को वापिस या मेरे को साइकिल दिलाओ। जज साहब ने कहा इधर तू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आया था? कह रहा नहीं पढ़ा तो नहीं था। कह रहा बस तूने गलती कर दी। कह रहा है माइनर जो है ना, माइनर अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि माइनर कैन नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसको अकल नहीं है, आप बेवकूफ है, आपको तो अकल थी भाई कि नहीं खरीदना था, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, आपको तो अकल थी, आपने फिर भी कर दिया, अब भूल जाओ और क्या, अब थोड़ा मिलेगा छोटू हरामी। छोटू अगले दिन फिर पहुंच गया, अंकल साइकिल खरीदोगे क्या मेरी हो? अंकल कह रहा है भाग जाए यहाँ से, पिट जाएगा तो मेरे से, 2000 का नुकसान करा दिया। तो मैंने कहा कॉम्पिटेंट कौन है? मेजर कॉम्पिटेंट है, जो 18 साल का हो जाए दोस्तों वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज जो बच्चा माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कॉम्पिटेंट बता दिया, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कॉम्पिटेंट। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है दोस्तों? वो पर्सन जो मेजर होगा, तो मेजर पर्सन कॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है आपने जरा, मैंने यहां पर लिखा है एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फ्लोइंग आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, फ्लोइंग आर नॉट लिख देना, यहाँ पर एवरी पर्सन, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर नीचे दिए गए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माने जाएंगे। पहला माइनर, मैंने कहा ना डिटेल में, और पहला माइनर लिखकर आपने मेरे को ये एग्जांपल देना है, फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल ले रहा माइनर। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि माइनर कॉम्पिटेंट है ही नहीं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड माना ही नहीं जाएगा, और अगर किसी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो माइनर पे केस नहीं किया जा सकता। लो भाई लो, तो मजे आ गए, मतलब माइनर कुछ भी कर सकता है मतलब, पर इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सेप्शन मतलब होता है छूट। इसमें एक छूट दी गई, कह रहा माइनर एक वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो। कॉन्ट्रैक्ट जो एक मैं और आप मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी माइनर के लिए, अपने भविष्य, माइनर के भविष्य के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ोगे तो वहां पर डिटेल में बातें करेंगे, बहुत बड़ा एक्ट है ये, बहुत बड़ा, तो वहां डिटेल में करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तो हमें सीखना है बस कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, माइनर के ऊपर केस नहीं किया जा सकता, पर माइनर केस कर देगा। हाँ ये लिखा हुआ है, समझ में आया? आओ मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल समझाऊं और दूसरे एग्जाम्पल समझाकर चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? मैंने कहा ना मेरे नोट्स और मेरे एग्जाम्पल ये आपका भविष्य बढ़ा देंगे भाई। मेरे नोट्स और मेरे एग्जाम्पल इतने मस्त होते हैं कि आप इनको अगर पढ़ लो ना, एक बार सुन लो, तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, आराम से। ठीक है भाई, समझ में आया ना कि माइनर को कॉम्पिटेंट क्यों नहीं करा? पूरी कहानी समझा दी। अब दोस्तों क्या हुआ, एक पर्सन था ए, और एक पर्सन था बी। अब एक दिन ए कह रहा ए बी के घर पे गया, हाउस ऑफ बी, और बी से कहा अरे यार बी क्या हाल है? कह रहा यार बढ़िया है, और बताओ तुम कैसे हो? अरे यार मैं भी बढ़िया हूँ। कह रहा यार कुछ चखना पानी हो जाए क्या, कुछ हो जाए दारू वारू? तो भैया ये ड्रिंक करने लगे। अब बी भैया कम ड्रिंक करता था, पर ए तो भैया इसने तो हद ही पार कर दी,
ड्रिंक के साथ चखना खाया जा रहा भाई, ठीक है। अब ए ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, अनलिमिटेड ड्रिंक, और होश में नहीं रहा, अनलिमिटेड ड्रिंक कर ली और ये होश में नहीं था दोस्तों। अब बी भी थोड़ा ड्रिंक कर रहा था, पर ये होश में पूरा था, इसको समझ में पूरा आ रहा था, पर इसको समझ नहीं आया क्या बोला कुछ भी। तो ए ने कहा बी से, बी भाई पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत, मैं तेरे को 10 लाख देता हूँ कल, मैं तेरे को कल 10 लाख देता हूँ। बी कह रहा अरे वाह, बी खुशी खुश, मनी मन खुश हो रहा, कह रहा हाँ भाई आप भी क्या करना है, कह रहा तू 1 लगा, तू आज मुझे 1 दे, मैं तेरे को कल 10 दूंगा, तू आज मुझे 1 लाख रुपए मुझे दे दे और कल मैं तेरे को 10 दूंगा, 1 और दूंगा तेरा वाला, और साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। भरोसा है ना भाई पे, भाई पे भरोसा है या नहीं है, कह रहा भरोसा है यार, तेरे को बहुत भरोसा है यार। तो इस बी ने क्या करा, ये 1 लाख रुपए ए को अभी दे दिए, और ए कह रहा है कि कल मैं 10 लाख भी दूंगा और साथ में तेरा 1 लाख भी दूंगा, और मिलकर नाम क्या करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस, और बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई तेरे साथ है। ऐसा कहने लगा भाई। तो भैया ए घर चले गया 1 लाख रुपए लेके, घर गया, तो जैसे ही घर गया 1 लाख रुपए, वो घर जा रहा था तो जुआ की दुकान दिख गई उसको, जुआ की दुकान, नशे नशे में भैया जुआ खेलने चले गया वो। अब जुआ खेलने चले गया, सारे पैसे हार गया, ये चले गया घर चुपचाप, उसको क्या पता, अरे हारो पैसे छोड़ो, उसको क्या पता उसके पैसे कौन है। ये सुबह हुई, कहीं नशा वशा खराब हुआ, खत्म हुआ पूरा, भी पहुंच गया घर पे सीधा सीधा आएंगे, कह रहा और भाई कैसे हो, कह रहा यार और ये भी कैसा होना हुआ, आज क्या हुआ, क्यों आए, क्यों आए, कह रहे कल याद है आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, एक एग्रीमेंट बनाया था कि आप, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे और आप कह रहे थे कि कल आप 10 लाख रुपए दोगे, साथ में 1 भी दोगे, हम मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस खोलेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, और कॉन्ट्रैक्ट में अब भाई ए ने साइन, ए के साइन भी थे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ए के, हाँ जिसने दारू पी थे उसके साइन भी थे, और बी के भी साइन थे, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, बिल्कुल लिखित में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया भाई साहब। अब बी कहने लगा लाओ भाई 11 लाख रुपए निकालो, ये कह रहा 11 लाख रुपए, कह रहा जेब में 5 रुपए चाहिए, 11 लाख रुपए चाहिए तुझे, जेब में 5 रुपए, कह रहा ये कोई बात है, तो मेरे पास तो पूरा लिखित में है, मैं तो केस कर दूंगा, क्या कर दे भाई केस, मुझे क्या लेना, 5 रुपए ले ले मेरे से, 5 रुपए ले 5 रुपए, वो भी नहीं दिए उसके भी बाहर खा लिया, तो 5 रुपए दे दिए। अब ए पहुंचा कोर्ट में और बी भी पहुंचा कोर्ट में, और बी ने क्या कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया। जज साहब ने, इसने कहा जज साहब, बी ने केस करा और ए भी पहुंचा, इसने कहा, बी ने कहा जज साहब ने, जज साहब ए और मैंने रात को कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब ए कह रहा है मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करा था, मुझे कुछ याद ही नहीं, तो ऐसा थोड़ा होगा, इसने मेरे से 1 लाख रुपए लेते, या तो मेरे 1 लाख दिलाओ, या तो 10 लाख और 11 लाख दोनों हम बिजनेस करेंगे। जज साहब ने कहा जरा बी से पूछा, क्या रहा जरा, जब तूने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो ये मतलब क्या कर रहा था, ये कह रहा सर ये दारू के नशे में धुत था, इसको कुछ नहीं पता चल रहा था, तू बेवकूफ है, जब ये दारू के नशे में धुत था, जब ये समझने लायक नहीं था, कि चीजों को समझ ही नहीं पाए। दारू के नशे में ऐसा होता है, अगर आप ध्यान दो तो जो दारू पीते हैं वो बिल्कुल, जो ज्यादा दारू पीते हैं, तो दारू पीना गलत नहीं, जो ज्यादा पीते हैं तो अनलिमिटेड पीते, तो लिमिट से बाहर पी जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, वो सूद बूद खो देता है अपना, उसको कुछ पता नहीं होता, वो डिसीजन लेने के लायक नहीं था। तो उस टाइम पे ना ये कह रहा जज साहब मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बस यहाँ करता गया, मैं भी हाँ पे हाँ मिलाता चला, मैं तो कह रहा है यहाँ करेंगे, मैंने कहा हाँ ये हाँ कर रहा है, मैं हाँ कह रहा हूँ, हाँ होते चली गई और मैं साइन कर दी, मुझे क्या पता। भी कह रहा है भाई बात, अब कोर्ट कह रहा है भाई बात तो सही है, अब ये दारू के नशे में था, और दारू के नशे में था तो भैया ये क्या एग्रीमेंट करेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम समझने की शक्ति रखता हो, समझे, अंडरस्टैंड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज वो पर्सन जो समझ नहीं पा रहा कॉन्ट्रैक्ट को, या उसी हालत में नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए कि करना है नहीं करना, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हमने कहा ए क्या था, अनसाउंड माइंड था, ए क्या था दोस्तों, अनसाउंड माइंड था, ए क्या था मेरे भाई, अनसाउंड माइंड था, ए क्या था दोस्त, अनसाउंड माइंड था, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अब एलिजिबल नहीं है। ए क्या था दोस्तों, अनसाउंड माइंड था। अनसाउंड मतलब क्या है, कि वो उस हालत में नहीं था कि वो अपने डिसीजन ठीक से ले पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा, समझने की शक्ति खत्म हो गई थी उसकी, तो अनसाउंड माइंड। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि तुम किसी अनसाउंड माइंड के साथ कर रहे हो, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हमने कहा, हमने अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को, वो पर्सन जैसे पागल होते हैं, कोई पर्सन क्या होता है मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं,
थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते, बचपना होता है जिनमें, बड़े हो गए हैं पर वो देखिए वाली फिल्म कोई मिल गया, रोहित, उसमें क्या होता है, वो अनसाउंड माइंड होता है दोस्तों, होता तो बहुत बड़ा है पर बच्चों वाला दिमाग होता है, अनसाउंड माइंड है, अगर उसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड। कौन कॉम्पिटेंट नहीं है दोस्तों, अनसाउंड माइंड नहीं है, वो पर्सन जो साउंड नहीं है। साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का मतलब होता है जो डिसीजन लेने पे अपना डिसीजन लेने पे डिसीजन ले सकता है, जो डिसीजन ले सकता है, आराम से सोच सकता है, समझ सकता है और चीजों को समझ पे डिसीजन ले सकता है। वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, जैसे कि वो ड्रिंक कर लेता है पर्सन, जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब है, जिसपे बचपना है, बड़ा हो गया पर छोटा दिमाग है, थोड़ा दिमाग से है, सिंपल अकल से पैदल जो है वो भाई क्या कर सकता है, वो माइनर, वो नहीं कर सकता। ठीक है, होते हैं ना, आपने देखा, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है, बात मजाक की नहीं है, बात सीरियसली है कि भाई बात होता है, मैंने काफी ऐसे देखा है जिसमें क्या होता है, बचपना होता है, छोटा दिमाग होता है, ठीक है, छोटे दिमाग का मतलब दिमाग छोटा नहीं होता, उनमें तो प्रॉब्लम होते हैं, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, उस केस के अंदर सर सीरियस वाली बात, उस केस के अंदर हजार हंस क्यों रहोगे, सीरियस वाली बात, ठीक है। और मैंने लास्ट में लिखा मेरे दोस्त, मैंने कहा एक पॉइंट और है, उसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालीफाइड मतलब पर्सन, पहले तो बताओ पर्सन, वो पर्सन जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इसी लॉ में लिख दिया गया कि ये वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कौन पर्सन है, मान लो कोई पर्सन ने कत्ल कर दिया, खून कर दिया और खून जाकर जेल में चले गया, तो जेल में चले गया ना दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्वालीफाई मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम के लिए क्वालीफाई है, मेरे ये एग्जाम क्लियर, ये एग्जाम के लिए क्वालीफाई, अगर आप एमकॉम करना चाहते हो तो बीकॉम आपको करनी पड़ेगी, तो बीकॉम क्या है, क्वालिफिकेशन है, क्वालीफाई करना पड़ेगा, तो बीकॉम को पूरा करना पड़ेगा तभी एमकॉम कर पाओगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं एक तरीके से। तो पर्सन जो लॉ द्वारा मना कर दिया गया है वो तो कर ही नहीं पाएगा। लॉ ने कहा कि ये पर्सन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे टोटल 5 पर्सन है, ये पर्सन क्या करा, एक में एक पर्सन है, वो पर्सन जो क्या है, जो क्या कहते हैं, जिसको सजा मिली गई है लॉ द्वारा, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा बताओ कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है, मैंने कहा हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट है कॉम्पिटेंट के लिए, हर वो पर्सन, ये 2 पर्सन है ना, जो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, जो भी 2 पर्सन रखोगे, वो 2 पर्सन या तो माइनर नहीं होना चाहिए, 2 पर्सन में कोई, दोनों में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई लॉ नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हु इज क्वालिफाइड बाय, एग्जाम्पल उतार लेना, ठीक है, हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कौन मेरे भाई कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हु इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब क्वालिफाई करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, को जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट माना जाएगा, तो मैंने कहा माइनर नहीं है तो कौन है, मेजर है, मेजर है, मैंने कहा अनसाउंड माइंड नहीं है तो कौन है, साउंड माइंड है ना, और मैंने कहा पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, तो मैंने कहा पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाई, नॉट डिस्क्वालीफाइड, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, लॉ बाय लॉ। तो मैंने आपको पहला पॉइंट करा दिया कि वो पर्सन जो मेजर है कॉम्पिटेंट है, वो पर्सन जो साउंड माइंड है कॉम्पिटेंट है, और वो पर्सन जो लॉ द्वारा मना नहीं करा गया हो, मतलब पर्सन एक पर्सन है, बहुत सारे पर्सन लिखे, लो में 5 पर्सन लिखे गए हैं, जो कहा ये 5 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अदरवाइज उनके अलावा सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। तो मैंने आपको पहला फीचर्स पढ़ाया, पहला, और मैंने कहा पहला फीचर क्या कहता है, 2 और मोर पर्सन, जो 2 और मोर पर्सन होंगे, उस 2 और मोर पर्सन में साउंड माइंड, मेजर और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। अगर कोई 2 और मोर पर्सन में अनसाउंड माइंड निकला, माइनर निकला या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाला पर्सन निकला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टनरशिप बिजनेस वैलिड नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा मेरे दोस्त, वो पार्टनरशिप बिजनेस वैलिड नहीं कहलाएगा। और सर नोट लिखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट लिखेंगे सर, नोट, और वो नोट क्या है जरा ध्यान सुनना बात, नोट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर, एमसीक्यू में पूछता है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर, एमसीक्यू में पूछता है कि बताओ एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे,
कितने पार्टनर ज्यादा से ज्यादा एक बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर हो सकते हैं? तो मैंने कहा नोट। तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा द कंपनीज एक्ट, मैं तो आपको सभी बातें बताऊंगा। द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट क्या है, 2013 में बनाया गया। वैसे तो बनाया था 1956 के अंदर, पर इसको दोबारा चेंज करा, इसमें बहुत सारे प्रोविजन, नए नए सेक्शन, कानून डाले गए, तो उसको नया बना दिया कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज के बारे में बताएगा कि कौन पर्सन कंपनी हो सकता है, क्या होना चाहिए, कंपनी से रिलेटेड जितने भी कानून है वो कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। और कंपनीज एक्ट क्या कहता है सर? कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464, सेक्शन 464 इंडिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा लॉ है कंपनीज एक्ट। पहले नंबर पे है क्रिमिनल लॉ, इंडियन पेनल कोड, इंडियन कोड, आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो सुना है ना? तो आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड एक्ट। इंडियन पेनल कोड है तो इंडियन पेनल एक्ट नहीं, सॉरी, इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे ज्यादा 534 आई थिंक उसके अंदर कानून है। और उसके बाद कंपनीज एक्ट सेकंड नंबर का सेक्शन है, जिसमें अंदर 400 से ऊपर, 464 तो यही हो गया, 64 से ऊपर सेक्शन। हमें क्या लेना है इसमें? हमें लेना है तो कंपनी एक्ट का 464 वाला सेक्शन क्या आता है? इम्पावर का मतलब पावर देता है द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको पावर देता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। मैं आपको बहुत डिटेल में करा रहा हूँ भाई, छोटी छोटी बातें भी कवर करा रहा हूँ, ध्यान सुनते रहे। कंपनीज एक्ट का 2013 सेक्शन, कंपनी एक्ट का 2013 है, उसके अंदर सेक्शन है बहुत सारे। मैंने पिछली क्लास में सेक्शन के बारे में बताया था। सेक्शन 464 जो है कंपनीज एक्ट का, वो इम्पावर मतलब पावर डेलिब्रेट करता है, पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू प्रिस्क्राइब, कि तुम क्या करो? प्रिस्क्राइब करो, बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, तुम बताओ। प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पार्टनर, कि बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए इन अ फर्म। प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पार्टनर, प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर होने चाहिए। प्रिस्क्राइब करो इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर होने चाहिए। बट फिर कहा सब्जेक्टेड टू, देखो लॉ में सब्जेक्ट टू। आपने कभी इंग्लिश में वर्ड सुना है? इंग्लिश का जो वर्ड है, उसके इंग्लिश का वर्ड का जो आपने सुना है, उसमें मतलब कंडीशन। इंग्लिश में वर्ड होता है कंडीशन, पर लॉ के अंदर होता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है लॉ के अंदर कंडीशन ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली गई, कौन सी सेक्शन में पावर मिली? 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट का 2013 कंपनीज एक्ट होगा। आगे पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा क्या पता, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ोगे, जिंदगी में आगे जरूर पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट का 2013 जो सेक्शन है, उसका सेक्शन 464, ठीक है, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये कहता है कि तुम डिसाइड करना, इसका मतलब तुम बताना कि एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर होंगे। बट कंडीशन ये है कि तुम 100 से ज्यादा नहीं बता सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन भी लगा दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो दी, तुम बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए फर्म के अंदर, पर इतनी कंडीशन है कि 100 से ज्यादा नहीं रख सकते तुम भी। 100 मैक्सिमम तुम्हारी लिमिट भी 100 है। हाँ 10 है, 20, 15, 20 कितना रखना चाहो उतना रख लो। 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक भी रख लो। 100 से ज्यादा नहीं रख सकते, इतनी पावर भी नहीं है उनके पास। आई बात समझ में? सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? कंडीशन। क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशन। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 100 पार्टनर, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 100 पार्टनर। ये तो है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम, ये नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 पार्टनर होने चाहिए, ये तो कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट 100 कर सकती है, 100 से ज्यादा नहीं कर सकती। अभी कितनी है वो देखो, करंटली कितनी चल रही है वो देखो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट 100 से ज्यादा कर सकती है, पर 100 से 100 तक कर सकते हैं, 100 ज्यादा नहीं, 100 तक कर सकते हैं। पर अभी करंटली कितना बोल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कितना बता रखा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुने। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब मतलब बताना, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड दैट द मैक्सिमम number of partner, central government prescribed that the maximum number of partner is 50। कितने पार्टनर होने चाहिए दोस्तों? 50 पार्टनर। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया, बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर होंगे, आप कहोगे 50 या 100, आप कहोगे 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 50 की कंडीशन लगाई है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 होने चाहिए। अगर चाहे तो फ्यूचर में 50 से 60 कर दे, 70 कर दे, 80 कर दे, 100 कर दे।
100 से ज्यादा नहीं कर सकती। पर करंटली अगर आपसे कोई पूछे बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं, आप कहोगे 50 बन सकते हैं, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 50 से 100 भी कर सकती है। सही बात समझ में क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। जहां तक हमारी बात क्लियर हो गई है कि दूसरा पॉइंट हमारा जो है एग्रीमेंट, तो हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब एक तरीके से फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं। चलो भाई, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें और लिखते हैं पहला सेकंड पॉइंट जिसका नाम है एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट लिखते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट है। मेरे भाई ध्यान से चीजों को समझते रहे, साथ साथ नोट्स भी उतारिए, थ्योरी को मजाक में नहीं लीजिए। मैंने कहा ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट को अपने बेसिक को अच्छा करना है ना, तो हमें थ्योरी में ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिकल तो अपने आप आएगा, प्रैक्टिकल अपने आप आएगा मेरे दोस्त, थ्योरी अच्छी होगी। तो मैंने कहा एग्रीमेंट के बारे में लिखते हैं। पार्टनरशिप साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ साथ, पार्टनरशिप come into existence, partnership come into existence by an agreement, by an agreement. Partnership come into existence by an agreement, either by oral, either by oral or written, either by oral or written. दोस्तों ये कह रहा है जो पार्टनरशिप होगी ना, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस करेंगे और उसका बिजनेस का प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, चाहे एक बंदा दूसरे के लिए काम कर ले या सारे बंदे मिलकर काम कर ले, दोस्तों इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब दो पार्टी आपस में मिल रहे हैं तो उन दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं की जा सकती। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? तो हमने कहा एग्रीमेंट आप ओरली कर लो चलेगा, आप रिटर्न में कर लो चलेगा मेरे दोस्तों। एग्रीमेंट ओरल कर लो, एग्रीमेंट रिटर्न में कर लो, चलेगा भाई। बट प्रेफरेंस हमेशा रिटर्न की दीजिए। क्यों समझे आप? रिटर्न की प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? ओरली में ना सबूत नहीं रहता, एविडेंस नहीं रहता। मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं दोस्तों, तो डिस्प्यूट के केस के अंदर बताओ सर कैसे रिजॉल्व होगा? जज साहब आपको क्या कहेंगे? जज साहब आपको कहेंगे कि लाओ बेटा दिखाओ, जरा एविडेंस दिखाओ। अपने का सर ओरल है, मन में है, तो ओरल में तो झूठ भी बोला जा सकता, पर लिखित में अगर हो तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा? इसलिए कहा, ऐसा नहीं बोला कि ओरल मत करो। मैं आपको ये कह रहा हूं जब भी आप कभी जिंदगी में आगे किसी से पार्टनरशिप करोगे तो आप उसको लिखित में कर लेना। ओरली में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं तो रिजॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओरल मना नहीं करा, ओरली कर सकते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट होगी जब उन पार्टनर्स के बीच में बनेगा एग्रीमेंट। और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनने के लिए चाहिए या तो एग्रीमेंट ओरल बना लो या एग्रीमेंट रिटर्न बना लो, ठीक है? बेसिकली जो एग्रीमेंट होता है वो एक तरीके का दो पार्टनर के बीच का रिलेशन होता है। लिखेंगे इसके आगे, इट इज द बेसिक, इट इज द बेसिक, इट इज द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप, इट इज द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप among the it is the basic of relationship among the partners, among the partners, among the partners, which may be which may for a जैसे मैं लिखवा ना वैसे लिखे करके for a particular period, for a particular period। और दूसरा पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और एट विल, और एट विल, और एट विल। देखो सर दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। जब आगे आप जाकर लॉ पढ़ोगे ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कभी आगे पढ़ोगे तो वहां पर ना आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताएंगे, तो वहां पर तो है, पर अभी दो टाइप की पार्टनरशिप यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और पार्टनरशिप एट विल। देखो दो पार्टनरशिप क्या होती है जान सुनो। फिर मैं लास्ट में एक पॉइंट और लिख देना चाहता हूँ, उसके बाद सर इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो पार्टनरशिप। द एग्रीमेंट, मैंने लिखा द एग्रीमेंट, द रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट। अगर आपने दो पार्टनर के बीच में क्या हो, रिटन एग्रीमेंट हुआ अमंग द पार्टनर। अगर पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ, रिटन अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ दोस्तों, रिटन एग्रीमेंट हुआ अमंग द पार्टनर्स, इज नोन एज, इज नोन एज, is known as
पार्टनरशिप डीड, अच्छा इसे कहते हैं क्या पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होती मेरे दोस्त। जब कोई पार्टनर एग्रीमेंट बनाते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन किसी पेपर में लिख देते हैं रिटन फॉर्म में, उसी पेपर को हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। मैं अगली क्लास में इसको डिटेल में कराऊंगा पार्टनरशिप डीड को, ठीक है भाई। तो अभी अभी के लिए सिंपल ही है, ऐसा कोई रिटन एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनर्स की, वो पार्टनरशिप डीड माना जाता है। तो अगर आपने कोई एग्रीमेंट रिटर्न में करा तो पार्टनरशिप डीड है, सिंपल। दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट के बीच में दो टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल, एक होता है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने कभी डीएलएफ का नाम सुना है? डीएलएफ, डीएलएफ मतलब बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो डीएलएफ क्या करती है सर, इनके ना जब आपने कभी मॉल्स वगैरह गए हो, मॉल्स वगैरह, तो कहीं पर मॉल्स के आगे लिखा होता है डीएलएफ, डीएलएफ मॉल और डीएलएफ इम्पोरियो, डीएलएफ साकेत, ऐसा करके दिल्ली के अंदर एक साकेत प्लेस है, वहां पर लिखा है डीएलएफ साकेत। तो ये मॉल्स है। तो ये डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है सर, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करेगी ना, तो अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर रूल है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन के आगे जब भी कोई उस साइट का नाम डालोगे, उस मॉल का नाम डालोगे, उसके आगे हमारा नाम होना चाहिए डीएलएफ। ये बताए कि मेड बाय द डीएलएफ। कंस्ट्रक्शन किसने करी है? डीएलएफ। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ा ब्रांड है डीएलएफ एक। और ये क्या करती है सर, ये ना बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स, बहुत बड़ी करके कंस्ट्रक्शन, मान लो ये डीएलएफ है यहाँ पर खड़ी है, और हम दोनों एक, आप एक अलग कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप भी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हो, और डीएलएफ बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर है, इनको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। इनको एक ऑफर आया कि हमें एक मॉल बनाना है इस प्लेस के अंदर, दिल्ली के अंदर इस प्लेस के अंदर एक मॉल बनाना है। तो डीएलएफ ने मुझे बुलाया और आपको बुलाया, डीएलएफ ने मुझे बुलाया और आपको बुलाया और कहा कि देखो भाई मेरे को काम बहुत सारा है, आप दोनों मिलकर और मैं, हम तीनों एक पार्टनरशिप बनाते हैं एक मॉल बनाने के लिए। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप बनाते हैं एक मॉल बनाने के लिए। और दोस्तों जब ये मॉल बन जाएगा तो हमारी जो पार्टनरशिप डीड है, वो पार्टनरशिप है, वो खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिसॉल्व। क्या बोलते हैं खत्म होने को? डिसॉल्व बोलते हैं। इसका चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोबारा बताता हूँ, डीएलएफ ने मुझे बुलाया, छोटे कंस्ट्रक्टर को, आपको बुलाया, आप भी छोटे हो मैं भी छोटा हूँ, हम दोनों गए और डीएलएफ ने मिलकर हमें बताया देखो पैसा मैं लगाऊंगा, आप मॉल बनाओ, दोनों मिलकर क्या करो, एक मॉल की कंस्ट्रक्शन करो, आपको प्रॉफिट भी दिया जाएगा, सारा पैसा हम लगाएंगे और आप बस हमारे नाम पर बनाओ मॉल, आप हमारे लिए काम करो। हमने कहा ठीक है यार, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, हमारा पैसा भी बहुत मिल जाएगा और थोड़ा बहुत नाम भी हो जाएगा कि हमने बनाया था, और आगे भी साथ मिल जाएगी। हमने कहा हम एग्री हो गए। तो हम तीनों के बीच में, डीएलएफ आपके और मेरे बीच में क्या बन गई? एक पार्टनरशिप बन गई। पर पार्टनरशिप बन गई, वहां पर ये लिख दी गया कि पार्टनरशिप हमेशा के लिए नहीं है दोस्तों, पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर मॉल बनाने के लिए है। जैसे ही मॉल शुरू होगा पार्टनरशिप क्रिएट होगी, और जैसे ही मॉल खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। दोस्तों पार्टनरशिप जो बनी वो लंबे समय के लिए नहीं, बस एक पीरियड तक के लिए है, एक टाइम पीरियड तक के लिए है कि मॉल खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इस केस के अंदर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कि हमारा बिजनेस चलता रहे वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी टाइम के लिए पार्टनरशिप बनती है, और जब वो टाइम या पीरियड एक्सपायर हो जाता है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या? मर्जी से खोली थी, मर्जी से बंद करेंगे। मैंने और आपने मिलकर एक बिजनेस खोला, आपने कहा कि दोनों मिलकर पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ाओगे मैं भी पढ़ाऊंगा, मिलकर खोला बिजनेस, आप दोनों मिलकर खोला, अपनी इच्छा से खोला, बंद भी अपनी इच्छा से करेंगे। मान लेते हैं आप और मैं में डिस्प्यूट हो गया, आपने कहा कि सर मैं भी अकाउंट पढ़ाऊंगा, मैंने कहा अकाउंट तो मैं पढ़ाता था, कह रहा है सर मुझे भी अकाउंट पढ़ानी है, ये नहीं चलेगा भाई, मैं भी अकाउंट पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो जाएगा सिस्टम। तो आपने कहा भाई ऐसे तो नहीं बात बनेगी। तो आपने कहा चलो खत्म करो पार्टनरशिप। मैंने कहा ठीक है सर खत्म करो। खोला था मर्जी से, बंद भी करा मर्जी से, पीरियड को एक्सपायर होने की वजह से नहीं करा, मर्जी से खोला था मर्जी से बंद करेंगे। दैट इज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या होता है? आगे जाकर एक चैप्टर आपको आएगा, जिंदगी में आगे पढ़ोगे, ज्वाइंट वेंचर।
जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर एक चैप्टर होता है जिसका हम पूरी बातें बताते हैं पार्टनरशिप। यही होता है जॉइंट वेंचर, मिलकर थोड़े टाइम के लिए बिजनेस करा, पार्टनरशिप खोली और जब वो काम खत्म हो गया पार्टनरशिप बंद कर दी। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मतलब दो एंटिटी मिलकर कोई काम कर रही है, और जॉइंट मतलब मिला, और वेंचर मतलब दो एंटिटी मिलकर कोई काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। तो पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और पार्टनरशिप एट अ विल का मतलब समझ में आया। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो उसके अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है मेरे दोस्त। और एग्रीमेंट ओरल हो, रिटन हो, पर पार्टनरशिप या तो फॉर पर्टिकुलर पीरियड होगी, या तो एट विल होगी, या तो थोड़े टाइम के लिए होगी, पीरियड एक्सपायर होने के बाद खत्म हो जाएगी, या लंबे समय के लिए होगी। गोइंग कंसेप्ट एग्जाम्पशन करेंगे, मन करा बंद कर दी, मन करा खोल दी। और अगर आपने पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनाया अगर वो रिटन में है, तो उसको हम उस एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। लो भाई लो, तीसरा पॉइंट, और जिसका नाम है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस दोस्तों ये क्या कहता है? कहता है जो भी आप पार्टनरशिप बनाओगे, जो भी आप पार्टनरशिप बनाओगे, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, जो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो उसका नेचर होना चाहिए कि भाई क्या आपकी बिजनेस का काम है। आपने एक पार्टनरशिप खोली, आपने और मैंने कहा कि AK-47 खरीदते हैं महंगे में और सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं। AK-47 गन्स, वॉर गुड्स की डीलिंग कर रहे हो, ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो, ये क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या होता है? जो लॉ द्वारा मना किया गया हो। फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब मना करना, बाय लॉ, लॉ द्वारा। तो ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस जो लॉ द्वारा मना करा गया हो, ऐसा बिजनेस नहीं खोला करते। तो अनलॉफुल बिजनेस नहीं करना। अनलॉफुल का मतलब जो लॉ द्वारा मना करा हो। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? पार्टनरशिप बिजनेस, उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए मेरे भाई? उसका उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। लॉ के दायरे में काम करिए आप। लॉ, जैसे लॉ ने कहा कि ये मत करो तो वो मत करो। अब पार्टनरशिप, इज इस्टेब्लिश्ड। एक पार्टनरशिप कैसे बनती है, इस्टेब्लिश कैसे होती है? फॉर अ लॉफुल बिजनेस। इफ एनी बिजनेस which is forbidden by law, which is any business which is forbidden, which is forbidden, FORBIDDEN। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? मना करा गया, बाय लॉ, लॉ द्वारा मना करा गया। भाई ऐसे बिजनेस नहीं करने हैं आपको, वॉर गुड्स की डीलिंग नहीं करनी है आपको, ड्रग्स नहीं बेचने हैं आपको, मना करा गया। फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ द्वारा मना करा गया है। दैट बिजनेस इज नोन एज, दैट बिजनेस इज नोन एज अनलॉफुल बिजनेस। उसको हम क्या नाम देंगे? अनलॉफुल। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल मतलब जो लॉ के दायरे में होकर काम कर रहे हैं। अनलॉफुल बिजनेस जो लॉ द्वारा मना करा गया हो वो भी काम कर रहे हैं, तो अनलॉफुल। तो आप जो पार्टनरशिप खोलोगे ना, वो सर लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। लो भाई लो। और लास्ट में क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। 5 पॉइंट, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। 5 पॉइंट थे। प्रॉफिट शेयरिंग। भाई प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? द एग्रीमेंट बिटवीन, द एग्रीमेंट बिटवीन, या बिटवीन को लिख सकते हैं अमंग, बीच में। किसके बीच में? एग्रीमेंट बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, मस्ट बी शेयर, एग्रीमेंट होना चाहिए मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट, मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। फिर लिख रहा है इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर मस्ट शेयर लॉस। ये क्या बात हुई? मस्ट शेयर लॉस। देखो, अगर आप और मैंने मिलकर बिजनेस करा, अगर आपने और मैंने मिलकर बिजनेस करा, ठीक है, और दोस्तों
हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस करा और हमने कहा कि देखो भाई जो भी लॉस होगा ना और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली या जैसे मर्जी बांटेंगे, जो भी हमने सेट करा होगा, जो भी हमने शेयर बांटा होगा। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं 50-50 कर लेते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो उसको भी आधा बांटेंगे। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं 60-40 कर लेते हैं, आपका 60 मेरा 40, प्रॉफिट होगा तो आप 60 ले आना, लॉस होगा तो आप 60 ले आना, मैं 40 ले जाऊंगा, या 60-40 कर लेते हैं या 70-30 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब एग्रीमेंट जब बनेगा पार्टनर के बीच में, उसमें ये भी लिखा जाना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है कि कितना रेशियो, 50-50 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो, कितना रेशियो है, ठीक है, ये होना चाहिए। बट हर वो पार्टनर लॉस शेयर करे ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ और वो समझाता हूँ कि भाई ये क्या लिखा है कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर मस्ट शेयर द लॉस, मतलब हर पार्टनर को लॉस शेयर करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा लो भाई, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, भाई बहुत प्यार, अंधा प्यार, दोनों बीच में इतना प्यार। और जब ज्यादा प्यार हो जाता है तो क्या होता है, ज्यादा प्यार के साइड इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, बेबी होता है और क्या होता है, तो प्यार सा बेबी हो गया इनका। और भाई इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम अपने एक बिजनेस खोला करें, तो दोनों ही मान लेते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्स है, मान लेते हैं ये सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सीए है, और ये सोच रहे थे बेटे को सीएस बना दे। अब इस पैदा हुआ है, सोच रहे थे सीएस तो सारे हो जाएंगे प्रोफेसर, सीएस सीए में सीएस। तो हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर ना एक बिजनेस खोलने की सोची और बोला पार्टनरशिप बिजनेस खोलते हैं। कैसे बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। और पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर नहीं थे, इन्होंने 3 पार्टनर बना लिए। इन्होंने कहा क्यों ना यार ऐसा करते हैं, हस्बैंड और वाइफ और बच्चे को। इन्होंने कहा देख ऐसा कर लेते हैं, इसका 25% हिस्सा मैं रखूंगा, 25% हिस्सा तुम रखना, और 50% हिस्सा अपने बेटे के नाम पे रखेंगे, उसकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए ऐसा करेंगे। इन्होंने ये सोचा और ये लॉजिकली है, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है। अब ने कहा अब मान लेते हैं पार्टनरशिप में लॉस हुआ, पार्टनरशिप बिजनेस है भाई, बिजनेस है तो लॉस प्रॉफिट होता रहेगा। मान लेते हैं लॉस हुआ, तो क्या ये छोटा सा बच्चा क्या लॉस बियर करेगा, क्या वो इतना एबल है, नहीं दोस्तों। इसलिए कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर लॉस शेयर करे। इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने मिलकर कहा कि देखो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट तो होगा, वो बचेगा 25 मेरे को मिलेगा, 25 हस्बैंड को, 25 इसको और 50 बेबी को, ठीक है भाई। पर अगर लॉस हुआ ना, अगर लॉस हुआ ना दोस्तों, तो लॉस बेबी पे नहीं बटेगा। तो लॉस अगर होता है तो लॉस 50-50 रखेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया। तो मैंने कहा हर पार्टनर हर पार्टनर को क्या नहीं है, हर पार्टनर लॉस शेयर करे ऐसा जरूरी नहीं है। सर आप पागल बना रहे हो हमें। मैंने कहा बताओ क्यों बना रहा हूँ। सर मान लो हस्बैंड है तो ये तो होंगे मेजर। हमने कहा हाँ जी ठीक है। मान लो वाइफ है वो होगी मेजर। हमने कहा ठीक है। सर सोचो बेबी तो माइनर है। अगर ये माइनर है तो पहला कंसेप्ट आप नहीं पढ़ाया था हमें, और वहां पर लिखा था कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपने ये सोचा कि भैया माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अब ये माइनर पार्टनर कैसे बन गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था, तो ये पार्टनर कैसे बन गया भाई। तो मैंने कहा दोस्तों ध्यान सुनना, मैंने कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 जो हमारा कानून है, उसमें माइनर का जो सेक्शन है वहां पर लिखा हुआ है कि माइनर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर माइनर को बेनिफिशियरी बना दिया। माइनर सिर्फ बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है और किसी चीज के लिए नहीं। मतलब अगर पार्टनरशिप में वो एंटर हो रहा है तो कर सकते हैं बेनिफिट्स के लिए ओनली, बेनिफिट्स ओनली। माइनर को एंटर करा सकता है बेनिफिट्स ओनली। ये एक्ट में लिखा है, जब आगे जाकर पढ़ोगे ना एक्ट, तो वहां पर आपको चलेगा माइनर कैन बी दी पार्टनर बट ओनली दी बेनिफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट। मतलब प्रॉफिट होगा तो ले जाएगा, पर लॉस होगा तो नहीं जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो माइनर को तो पूरा हिस्सा मिलेगा, माइनर पे केस नहीं कर सकते भाई, माइनर पे केस नहीं कर सकते। माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ एक कंडीशन के अंदर, बताओ कब, जब माइनर को पार्टनर बनाया जाए फॉर बेनिफिशियरी पर्पस, उसको बेनिफिट देने के लिए बनाया जाए। अदरवाइज माइनर को माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। सिर्फ एक कंडीशन में माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब माइनर बेनिफिट के लिए जा रहा हो। भाई बात समझ में नहीं आई दोस्तों।
ये तो था कॉन्सेप्ट आज की, मतलब इसमें। और यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग बता दिया। तो मैंने कहा प्रॉफिट कैसा बांटो, एक एग्रीमेंट सेट करो, उसमें शेयरिंग हिस्सा करो। और हर एक पार्टनर का जरूरी नहीं है कि वो लॉस को बांटे। कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है उनकी एग्रीमेंट्स पर, डिपेंड करता है उन सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट पे। और लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्या था? बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, on by all, or any of them, any of them acting for all, acting for all, any of them acting for all. There are business can be carried on by all, or any of them acting for all, or any of them acting for all. भाई क्या मतलब होता है इसका? दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक पर्सन एज अ प्रिंसिपल सबके लिए काम कर ले। मतलब ये कह रहा है कि जो पार्टनर है ना, जो मान लो मैं और आप पार्टनर, तो मैं आपका एजेंट भी हो गया, मैं आपका प्रिंसिपल भी हो गया। आप पार्टनर हो, आप मेरे एजेंट की तरफ से काम कर सकते हो और एज अ प्रिंसिपल भी काम कर सकते हो। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब किसी के प्रिंसिपल के अंडर, प्रिंसिपल मतलब मेन पर्सन जो ऑर्डर देगा। एजेंट मतलब क्या होगा? जो उसके अंडर काम करेगा। तो दोनों पार्टनर एज अ एजेंट प्रिंसिपल काम कर सकते हैं। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। सारे पार्टनर प्रिंसिपल प्रिंसिपल करके काम कर ले, या सारे पार्टनर एजेंट एजेंट करके काम कर ले, या सारे पार्टनर एजेंट प्रिंसिपल करके काम कर ले। दोस्तों आई बात समझ नहीं आई? नॉर्मल था, सिंपल। इसके बारे में लिखते हैं, नोट्स को उतारते ढंग से। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरीड, कैन बी। पार्टनरशिप बिजनेस कौन चला सकता है? सारे पार्टनर मिलकर चला ले, या एक पार्टनर सबके लिए चला ले। कैरीड बाय, कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो मैंने लिख दिया ऊपर लाइन, एनी ऑफ देम एक्टिंग। अब कोई पेपर में ये लिख कर आनी है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके आगे लिखते हैं, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड, partners, in other words, partner are, partner are agent। पार्टनर क्या हो सकते हैं? पार्टनर्स आर एजेंट, वो एजेंट हो सकते हैं दूसरे पार्टनर के, एजेंट एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज प्रिंसिपल। एजेंट कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है? जो मेन ऑनर होता है वो प्रिंसिपल होता है। और एजेंट कौन होता है? जो उसके अंडर में जो काम करते हैं, इसको ऑर्डर दिया जाता है, एजेंट होता है एज वेल एज प्रिंसिपल। तो एक पार्टनर एजेंट भी बन सकता है, प्रिंसिपल। मान लो मैंने कहा, मेरे भाई और मेरी बहन कि यार ये काम कर देगा, तूने कहा हाँ कर दूंगा। तो अभी मैं प्रिंसिपल हो गया, आप एजेंट हो गए। आपने मुझसे कहा कि सर आप ये काम कर दोगे मेरा, मैंने कहा कर दूंगा, मैं एजेंट हो गया, आप प्रिंसिपल हो गए। तो एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है, एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े इसमें थोड़ा और। चलो भाई, तो मैंने आपको आज की इस क्लास के अंदर मैंने क्या करा है, आपको मैंने बाकी फर्दर पॉइंट भी आपको सिखा दिया दोस्तों। अब ना बस अगली क्लास और बची है, अगली क्लास की थ्योरी बची है, उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में थ्योरी क्या पढ़ी है, मुझे बताना है सर पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, और मुझे पार्टनरशिप के कुछ एक्सप्लोजर और बताने, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास और इंपॉर्टेंट है, थ्योरी सब्जेक्ट, उसके बाद मैं सीधा प्रैक्टिकल पर जंप करने वाला हूँ, और सीधा जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह जो भी इस चैप्टर के अंदर है वो आपको जरूर सिखा रहे हैं सर, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टनरशिप डीड को कराऊंगा, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट, या नेक्स्ट क्लास देखिए।